दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू पैरट्स। पैरट का मतलब तोता और ये पैरट से प्लूरल है। द टू पैरट्स मतलब कि दो तोते। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वर टू पैरट्स, टोटो एंड पोपो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ देखने वाली बात यह कि अगर इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो देयर का वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकाला जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वर टू पैरट्स, टोटो एंड पोपो। मतलब कि दो तोते थे, टोटो और पोपो। दे लव्ड ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दो तोतों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया। दे का मतलब आप लिख सकते हैं वे या फिर वे लोग। और ये सेकंड फॉर्म है। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। दे लव्ड ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस मतलब कि उन्हें न्यू प्लेसेस मतलब नए स्थानों पर, नई जगहों पर यात्रा करना पसंद था। लव का मतलब होता है कि चीज़ को पसंद करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे लव्ड ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस मतलब उन्हें नए स्थानों पर यात्रा करना, नए स्थानों की यात्रा करना उन्हें पसंद था। वन डे दे डिसाइडेड टू विजिट द किंग्स ब्यूटीफुल पैलेस। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़कर वाक्य बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको पहली वर्ब के बाद टू लगाना है, जो कि एक कंजक्शन का काम करता है। और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। विजिट का मतलब होता है कहीं पर जाना, कहीं पर जाना, किसी से मिलना, किसी का दौरा करना, उसे विजिट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू विजिट जाने का, द किंग्स ब्यूटीफुल पैलेस राजा के सुंदर महल जाने का उन्होंने फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वाइल रोमिंग अराउंड द पैलेस दे गॉट टायर्ड। दोस्तों, आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। ROM, रोम का मतलब घूमना होता है और रोमिंग इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल रोमिंग अराउंड मतलब आसपास घूमने के दौरान। द पैलेस तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल रोमिंग अराउंड द पैलेस मतलब कि महल के आसपास या कह सकते हैं इर्द गिर्द घूमने के दौरान दे गॉट टायर्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो टायर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। अब आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी है
कि यदि आप एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तब आपको वहाँ पर कोई भी तरह की वर्ब का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट दोनों ही नो एक्शन सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर वर्ब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आप किसी भी और जगह पर एडजेक्टिव को यूज़ करना चाहते हैं वर्ब के तौर पर, तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? दे गॉट टायर्ड, वो थक गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल रोमिंग अराउंड द पैलेस, मतलब कि महल के आसपास घूमने के दौरान दे गॉट टायर्ड, वो थक गए। टोटो सैड, टोटो ने कहा, हे पोपो लेट्स टेक सम रेस्ट। तो उसने क्या किया कि पोपो लेट्स टेक सम रेस्ट, टेक मतलब लेना और रेस्ट मतलब आराम, कि चलो आओ कुछ थोड़ा आराम करते हैं। एंड हैव सम नाइस फ्रूट्स, और थोड़े अच्छे फल खाते हैं। हैव का मतलब खाना होता है, चलो कुछ अच्छे फल खाते हैं। इन द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे में कुछ अच्छे फल खाते हैं। और दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब आप किसी नाम या व्यक्ति का साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि पोपो चलो आओ थोड़ा आराम करते हैं और राजा के बगीचे में कुछ अच्छे फल खाते हैं। व्हाट डू यू से, आपका क्या कहना है? पोपो अग्रीड, अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, राजी हो जाना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। पोपो अग्रीड टू टोटो, मतलब जो पोपो था वो टोटो से सहमत हो गया। एंड दे फ्लू टू द किंग्स गार्डन। दोस्तों FLY फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। और जब आप कोई भी वाक्य में सेकंड फॉर्म देखें तो आप इस बात को समझ जाएं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि एंड दे फ्लू टू द किंग्स गार्डन, और वो राजा के बगीचे में उड़कर चले गए। जस्ट वैन टोटो एंड पोपो वेंट अप अ ट्री, मतलब जैसे ही, जस्ट वैन मतलब जैसे ही, टोटो एंड पोपो, टोटो और पोपो, वेंट अप अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर गए। टू ईट सम फ्रूट्स, कुछ फल खाने के लिए। दे गॉट स्टक, वो फंस गए। और दोस्तों जैसा आपने यहाँ ऊपर वाले वाक्य में देखा था, यहाँ एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया गया, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी किया गया। लेकिन कई बार आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि हमेशा ही गेट का यूज़ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है वाक्यों के अंदर। कई बार गेट भी आता है, कई बार बिकम भी आता है, कई बार कुछ और भी आ सकता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको गेट का ही यूज़ करना है, तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में कोई और वर्ब भी हो सकती है। तो क्या अर्थ हुआ? दे गॉट स्टक, और जो स्टक है वो एडजेक्टिव, इसका मतलब फंसना। दे गॉट स्टक, वो फंस गए। चलिए आगे देखिए। पोपो आस्क्ड, पोपो ने पूछा, हे टोटो इट सीम्स द किंग हैड प्लान्ड टू ट्रैप अस इन दिस नेट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, और जब आप देखें कि यहाँ सीम है, SWM सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, लेकिन यहाँ पर ये सीम्स है, तो ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो आप एक चीज़ को याद रखें, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, तब यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इट है, आप इस चीज़ पर ध्यान दें, जो इट है इसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और रूल के अकॉर्डिंगली जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और इट हमारा सब्जेक्ट होगा तो हमें फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। तो इट सीम्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा लगता है। द किंग हैड प्लान्ड, दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये जो प्लान है ये एक वर्ब है, प्लान की थर्ड फॉर्म में प्लान, जिसका अर्थ होता है योजना बनाना। तो यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ? और ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हे टोटो इट सीम्स, मतलब कि टोटो ऐसा लगता है, द किंग हैड प्लान्ड टू ट्रैप अस इन दिस नेट, मतलब कि राजा ने योजना बनाई थी, टू ट्रैप अस, हमें फंसाने के लिए, इन दिस नेट, हमें इस जाल में फंसाने के लिए राजा ने योजना बनाई थी। इट्स वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है। नाउ
वी वॉन्ट बी एबल टू गो बैक होम। और दोस्तों ये वॉन्ट बी एबल टू का पूरा मतलब है विल नॉट बी एबल टू, तो शॉर्ट में इसको विल नॉट को वॉन्ट लिखा जाता है। और जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर पाऊंगा सकूंगा जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। यदि इस तरह के वाक्य अफर्मेटिव में आएंगे तो आप उसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट के बाद आपको विल बी एबल टू लिखना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और यदि ये नेगेटिव होगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है जैसा यहाँ पर लिखा गया वी, उसके बाद वॉन्ट बी एबल टू, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं विल नॉट बी एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि ये इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव वाली सेंस में आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको विल पहले लगाना होगा, विल उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी एबल टू। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। इट्स वेरी सैड मतलब ये बहुत दुख की बात है। नाउ अब वी वॉन्ट बी एबल टू गो बैक होम, अब हम घर वापस नहीं जा पाएंगे। ओ डियर मतलब प्यारे। दिस वे वी विल गेट टू मीट द किंग, इस तरह से वी विल गेट टू मीट द किंग, हमें राजा से मिलने का मौका मिलेगा। वी विल गेट टू मीट द किंग, हम मतलब राजा से मिलेंगे। एंड सी और देखेंगे हिज ब्यूटीफुल पैलेस, और उसके सुंदर महल को देखेंगे। एंड एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य को। नाउ अब तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि ओ डियर प्यारे, दिस वे वी विल गेट टू मीट द किंग, इस तरह से हमें राजा से मिलना होगा। एंड सी हिज ब्यूटीफुल पैलेस एंड एम्पायर नाउ, और अब उसका जो सुंदर महल है और जो साम्राज्य है वो देखेंगे। लेट्स वेट एंड वॉच, चलो मतलब प्रतीक्षा करो और देखो। सेड टोटो, टोटो ने कहा। चलिए आगे देखिए। द सोल्जर्स टुक द पैरट्स टू द किंग हु वॉज मेस्मराइज्ड बाय देयर ब्यूटी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, आप इसे नोट कर लीजिए। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, TOOK। तो क्या अर्थ हुआ, द सोल्जर्स टुक द पैरट्स टू द किंग, मतलब सोल्जर्स का क्या अर्थ हुआ कि जो सिपाही तोतों को राजा के पास ले गए। हु वॉज मेस्मराइज्ड बाय देयर ब्यूटी, दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस वगैरह देते हैं तो वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, जो कि एक ग्रामर की लैंग्वेज में इसको एक रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और मेस्मराइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिल्कुल ही प्रभावित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी चीज़ को, सुंदर चीज़ को देख के तो उसे मेस्मराइज्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, और देयर ब्यूटी मतलब उनकी सुंदरता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द सोल्जर्स टुक द पैरट्स टू द किंग, मतलब जो सिपाही थे वो तोतों को राजा के पास ले गए। हु वॉज मेस्मराइज्ड बाय देयर ब्यूटी, जो उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कीप द पैरट्स इन अ केज मेड ऑफ गोल्ड एंड गिव देम रॉयल फूड एंड लग्जरीज। क्या अर्थ हुआ, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। टू कीप द पैरट्स, तोतों को रखने का। इन अ केज, एक केज में, केज का मतलब होता है पिंजरा। तो उसका क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। टू कीप द पैरट्स इन केज मतलब तोतों को पिंजरे में रखने का आदेश दिया। मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बना हो। एंड गिव देम रॉयल फूड, और उनको रॉयल फूड मतलब शाही खाना देने के लिए। एंड लग्जरीज, लग्जरीज का मतलब होता है आराम की चीज़ें, और आराम की चीज़ें देने को कहा। ही स्ट्रिक्टली कमांडेड दैट द पैरट्स शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लाई बैक। और दोस्तों यहाँ पर शुड के साथ आप देखेंगे बी लगाया गया और साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया अलाउड। तो ये शुड का यूज़ किया गया पैसिव के अंदर, और जब आप शुड का प्रयोग पैसिव के अंदर करते हैं तो वहाँ पर शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो और इसका मतलब होता है अनुमति देना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही स्ट्रिक्टली कमांडेड। कमांड का मतलब होता है किसी को कोई आदेश देना, और स्ट्रिक्टली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सख्ती से। दोस्तों एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, तो इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो ly पे खत्म होते हैं। ही स्ट्रिक्टली कमांडेड, उसने सख्ती से आदेश दिया कि द पैरट्स शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लाई बैक, मतलब कि पैरट्स को अनुमति, मतलब कि पैरट्स को वापस उड़ के जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बोथ टोटो एंड पोपो बिकेम द फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द सिटी। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी देखिए यहाँ जो
ये जो बिकेम का यूज़ किया गया है, बिकम की सेकंड फॉर्म है। बिकम मतलब बनना, होना, और ये सेकंड फॉर्म बिकेम। और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है फेवरेट, इसको वर्ब बनाने के लिए बिकेम का यूज़ किया गया है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। तो क्या अर्थ हुआ? बोथ मतलब कि दोनों, टोटो एंड पोपो मतलब कि दोनों टोटो और पोपो बिकेम द फेवरेट टॉपिक, वो क्या बन गए? वो पसंदीदा टॉपिक बन गए। किसके? ऑफ डिस्कशन, बातचीत के, इन द सिटी, शहर में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पोपो और टोटो दोनों शहर के अंदर की जो बातचीत थी, डिस्कशन था सिटी का, वहाँ के वो क्या बन गए? पसंदीदा एक टॉपिक बन गए वो बातचीत का। दे बिकेम द फेवरेट ऑफ द किंग मतलब वो राजा के पसंदीदा बन गए। एंड ऑफ ऑल द पीपल, और सब लोगों के, इन हिज एंटायर किंगडम, उनके पूरे राज्य के अंदर के लोगों की और राजा की वो क्या बन गए? फेवरेट बन गए, पसंदीदा बन गए। आगे देखिए, रॉयल गेस्ट ऑल्सो प्रेज द ब्यूटीफुल बर्ड्स। रॉयल गेस्ट का मतलब क्या होता है? जो शाही मेहमान होते हैं उन्हें रॉयल गेस्ट कहा जाता है। रॉयल गेस्ट, जो रॉयल गेस्ट थे मतलब शाही मेहमान। ऑल्सो प्रेज्ड, प्रेज का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, मतलब कि वो भी तारीफ करते थे। द ब्यूटीफुल बर्ड्स मतलब उन सुंदर पक्षियों की वो भी प्रशंसा करते थे। आगे देखिए, टोटो एंड पोपो स्टार्टेड टू एंजॉय ऑल द अटेंशन। और ये जो टोटो और पोपो थे, स्टार्टेड टू एंजॉय ऑल द अटेंशन, वो इस सारी अटेंशन का मतलब जो उन पर ध्यान जा रहा था उस चीज़ को का वो आनंद करने लगे, उस चीज़ का वो आनंद उठाने लगे। कंफर्ट्स मतलब उस आराम का, एंड लग्जरीज, जो विलासिता और जो उनको कंफर्ट्स मिल रहा था, आराम मिल रहा था, उस चीज़ का वो क्या है? आनंद लेने लगे। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन वन डे, एक दिन, अ बिग मंकी, एक जो बड़ा बंदर था, केम टू द पैलेस। और ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बट वन डे अ बिग मंकी केम टू द पैलेस, लेकिन एक दिन एक बड़ा बंदर महल आ गया। नो वन हैड एवर सीन सच अ जाइंट मंकी। दोस्तों जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये जो वाक्य है यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और एवर का मतलब होता है कभी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? नो वन हैड एवर सीन सच अ जाइंट मंकी, मतलब किसी ने भी कभी इतने बड़े बंदर को देखा था, मतलब कभी भी किसी ने इतने बड़े बंदर को नहीं देखा था। सून जल्दी ही, द मंकी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द किंग एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स। क्या अर्थ हुआ? सून मतलब कि जल्दी ही, द मंकी बिकेम, जो बंदर था वो बन गया, क्या बन गया? द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। तो जल्दी वो क्या बन गया? वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, मतलब आकर्षण का केंद्र बन गया। किसका बन गया? ऑफ द किंग, राजा का। एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स, और उसके सभी मंत्रियों का क्या बन गया? वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण का वो केंद्र बन गया। आगे देखिए, पीपल अक्रॉस द किंगडम, मतलब पीपल अक्रॉस द किंगडम मतलब कि लोग पूरे राज्य में, केम इन ग्रुप्स, वो समूहों में आते थे। ये कम की सेकंड फॉर्म है, ग्रुप्स मतलब समूहों में वो आते थे। टू सी देखने के लिए, द मंकी बंदर को, एंड इंजॉयड और वो आनंद लेते थे, हिज अट्रैक्टिव ट्रिक्स, जो उसकी आकर्षक जो ट्रिक्स होती थी, चाल होती थी, उनका वो आनंद लेने वो आते थे। चलिए दोस्तों, आज ये जो स्टोरी है हम इसे यहीं रोकते हैं। इसको हमने यहाँ तक पढ़ा है, अट्रैक्टिव ट्रिक्स तक, इसे हमने यहाँ तक ट्रांसलेट कर लिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो कल जो मैं वीडियो लाऊंगा वहाँ हम इसको आगे से यहाँ से कवर करेंगे। तो कल के वीडियो में ये जो स्टोरी है पूरी कवर हो जाएगी, और कल के स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा कि ये जो दोनों तोते थे उनका क्या हुआ, और जो बंदर आया था महल में, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था, उसका क्या रहा, हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और आप सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ सुझाव हो तो वो भी बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।